न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। फडणवीस ने महास्ट्राइड परियोजना और जिला कलेक्टरों की कार्यशाला का शुभारंभ किया। कोलकाता सामूहिक बलात्कार पर विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान। नागपुर में सीजीआई फडणवीस व गडकरी ने पूर्व छात्र न्यायाधीशों का सम्मान किया। तो खबरें विस्तार से। फडणवीस ने महास्ट्राइड परियोजना और जिला कलेक्टरों की कार्यशाला का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज विश्व बैंक द्वारा समर्थित महास्ट्राइड परियोजना और जिला विकास योजना पर सभी जिला कलेक्टरों के लिए आयोजित कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया है। यह पहले राज्य के समग्र विकास और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं सीएम फडणवीस ने कहा है कि महास्ट्राइड परियोजना से हमारे जिलों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सुधार आएगा। साथ ही जिला विकास योजना के माध्यम से समन्वित प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। महास्ट्राइडच्या उद्घाटन प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, आमचे सहकारी श्री आशीष जायसवालजी, श्री राजेश क्षीरसागरजी, श्री राणा जगजितसिंह पाटीलजी, मित्रचे सीईओ श्री प्रवीणसिंह परदेशीजी, त्याचप्रमाणे वर्ल्ड बँकचे मार्सिन पियाटकोस्टवी, श्री राजेश कुमार मीणा, श्री राजगोपाल देवरा, या ठिकाणी उपस्थित वर्ल्ड बँकेची संपूर्ण टीम, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, आपल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट नागपूरचे डायरेक्टर श्री भीमराव मैत्री आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपण महास्ट्राइडचं औपचारिक उद्घाटन केलंय। तशी या प्रकल्पाची सुरुवात यापूर्वीच आपण केली होती आणि कालपासनं याचं एक प्रशिक्षण देखील आपण या ठिकाणी घेतलं आणि आज औपचारिक याचं उद्घाटन आपण केलंय। मुळातच आपला प्रयत्न आहे की सरकार ही एक संस्था आहे, ती एक इन्स्टिट्यूशन आहे आणि त्या इन्स्टिट्यूशनची जी कॅपॅसिटी आहे ही जर आपण वृद्धिंगत केली, ती जर आपण बिल्ड करत गेलो तर एक मोठं ट्रान्सफॉर्मेशन करण्याची क्षमता ही या इन्स्टिट्यूशनमध्ये आहे। आणि म्हणूनच आपला 100 दिवसाचा कार्यक्रम असेल, आपला 150 दिवसाचा कार्यक्रम असेल, मित्रची स्थापना असेल, या सगळ्या गोष्टींच्या पाठीमागे सरकारला इन्स्टिट्यूशन म्हणून बिल्ड करणं आणि या इन्स्टिट्यूशनची क्षमता वृद्धी करणं, जेणेकरून ही इन्स्टिट्यूशन एका ऑटो पायलट मोडवर चालली पाहिजे आणि काही त्याची मूल्य ही अशी तयार झाली पाहिजेत की व्यक्ती कोणी असो त्या मूल्यानुरूप ही संस्था चालत राहिली पाहिजे। अशा प्रकारे जेव्हा आपण संस्था बिल्ड करतो त्याच वेळी आपण जे आपलं विकासाचं उद्दिष्ट आहे ते उद्दिष्ट निश्चितपणे पार करू शकतो। आणि म्हणूनच आज आपण महास्ट्राइड सारखा प्रकल्प हाती घेतला। आपली क्षमता काय आहे बघा, साधारणपणे महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून 2013-14 पर्यंत आपला जो जीएसडीपी होता तो 15 लाख कोटीपर्यंत पोहोचला। 2013-14 पासून तो 2019-20 पर्यंत 29 लाख कोटीवर पोहोचला आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये तो 45 लाख कोटीवर पोहोचला। म्हणजे आपण एक विचार केला तर 13-14 पर्यंत 15 लाख कोटीवर असलेला आपला जीएसडीपी केवळ 10 वर्षामध्ये 30 लाख कोटी रुपयांनी वाढून
45 लाख कोटी रुपयापर्यंत पोहोचला. याचा अर्थ आपली क्षमता किती मोठी आहे. पण ही क्षमता जरी मोठी असली आणि जीएसडीपी मध्ये आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही वाढ जरी केली असली तरी देखील ज्यावेळी आपण त्याचं मायक्रो एनालिसिस करतो त्यावेळी असं लक्षात येतं की केवळ 7 जिल्हे 50% जीएसडीपी तयार करतात. आणि मग 7 जिल्ह्यातनं जर 50% जीएसडीपी तयार होत असेल तर आपल्याला $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी जी करायची आहे ती करायची असेल तर इतर सगळे जिल्हे त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल नाही आहे का? पोटेन्शियल निश्चित आहे. पण ते पोटेन्शियल हार्नेस करायचं, ते पोटेन्शियल वापरायचं आणि त्यानुसार ते सगळे जिल्हे जर आपला जीएसडीपीतलं कॉन्ट्रीब्युशन वाढवू शकले तर किती वेगाने आपण जीएसडीपी वाढवू शकू हा विचार आपल्या सगळ्यांना करायचा आहे. आणि मगाशी जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी ज्यावेळेस आपल्यासमोर प्रेझेंटेशन केलं त्यावेळी त्यांचं प्रेझेंटेशन महत्वाचं काय तर 2000 सालापर्यंत जळगाव जिल्ह्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत 4% वाटा होता. तो 2025 साली किंवा 24 साली 4%वरनं 1.5% आला. याचा अर्थ त्यांची अर्थव्यवस्था कमी झाली का? नाही. राज्याची वाढत गेली आणि राज्याची वाढत असताना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेने स्टॅग्नन्सी बघितली किंवा त्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. आणि म्हणून राज्याच्या जीएसडीपी ज्यावेळेस वाढत गेला त्यावेळी तेही जर सोबत वाढत गेले असते तर कदाचित राज्याच्या जीएसडीपीत त्यांचा वाटा देखील तेवढा राहिला असता आणि आपला जीएसडीपी देखील वाढला असता. आणि म्हणून आता त्यांनी हा प्रयत्न करायचं ठरवलाय की 1%वरनं 1.5%वरनं 2.5% आपल्याला जायचं आहे. मला असं वाटतं की महास्ट्राईडचा प्रयत्न हाच आहे की जिल्ह्याला युनिट मानून केवळ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 5-7 जिल्ह्यांच्या आधारावर महाराष्ट्र देशातली सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था करायचं नाहीये तर देशातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होत असताना प्रत्येक जिल्ह्याचं त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि ते वाढीव कॉन्ट्रीब्युशन आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला करायचं आहे. कारण आता आपल्या समोरचं पुढचं आव्हान काय आहे? पुढचं आव्हान हे आहे की आपल्याला साधारण 5 वर्षामध्ये येत्या 5 वर्षामध्ये आपला जीएसडीपी 35 लाख कोटी रुपयांनी वाढवायचा आहे. $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे जाण्याकरता 35 लाख कोटी रुपये. आता हे शक्य आहे का? सहज शक्य आहे. जर 5 वर्षात तुम्ही दुप्पट करू शकता, तुम्ही 15 लाखाहून 29 लाख आणि 29 लाखाहून 45 लाख जर जाऊ शकता म्हणजे कोविडचे 2 वर्ष पकडून देखील तर मला असं वाटतं की हे सहज शक्य आहे. आणि म्हणून आपण टॉप डाऊन अप्रोचपेक्षा प्रत्येक युनिटला एक स्वतंत्र युनिट पकडून एक स्वतंत्र कॉन्ट्रीब्युटर इन द जीएसडीपी ऑफ द स्टेट अशा प्रकारे त्याचा विचार करण्याचा प्रयत्न आपण करतोय. आणि म्हणून पहिल्यांदा तर आपण डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स तयार केले. प्रत्येक आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काहीतरी युनिक आहे. यावर लर्निंग्स आर सेम बट वी आर युनिक. आपल्या कार्यपद्धतीतनं आपले लर्निंग, आपले फेलियर्स, आपले सक्सेसेस हे सारखे आहेत. पण आपली शक्ती, आपली बलस्थानं ही मात्र प्रत्येक जिल्ह्यातली वेगवेगळी आहे. ती बलस्थानं समजून घेणं आणि त्या बलस्थाना अनुरूप आपल्याला कशावर जोर दिला पाहिजे की ज्यातनं आपण ग्रोथ करू शकू, ज्यातनं आपण रोजगार निर्मिती करू शकू, ज्यातनं आपण अधिकाधिक लोकांपर्यंत विकास पोचवू शकू, या दृष्टीनं हे डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स अत्यंत महत्वाचे आहेत. या प्लॅन्सने आपल्याला आपली क्षमता देखील सांगितलेली आहे, आपली मर्यादा देखील समजावून दिलेली आहे आणि या क्षमतेचा उत्तम वापर कसा करता येईल या संदर्भात देखील
आपल्याला एक योजना तयार करण्याकरता एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे आणि म्हणून हा डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन जो आहे हा प्लॅन केवळ प्लॅन राहू नये. मगाशी श्री मार्सेन यांनी जे सांगितलं की इट इज व्हेरी इझी टू क्रिएट अ प्लॅन बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू टेक दॅट प्लॅन इन टू ऍक्शन. आणि मला असं वाटतं की वी हॅव डन 25% जॉब बाय क्रिएटिंग very workable plans, very good plans. But the 75% of our work lies in actually acting on those plans and transforming those plans into real action, into reality. त्यामुळे महास्ट्राईडचं कामच हे आहे की तुम्हाला ती कॅपेबिलिटी तयार करून देणं, तुम्हाला हा तुमचा तयार केलेला प्लॅन जो आहे हा इम्प्लिमेंटेबल करण्याकरता मॅनपॉवर, टेक्नॉलॉजी, डेटा असा सगळ्या प्रकारचा सपोर्ट हा तुम्हाला करणं की ज्यातनं आपण जे काही ठरवलेलं आहे ते या ठिकाणी पूर्ण करू शकू. आज आपल्याला कल्पना आहे की रिसोर्सेसची आपल्याकडे कमतरता नाहीये. ऑल्दो वी आर अ डेव्हलपिंग इकॉनॉमी, पण आपण कुठल्याही जिल्ह्याच्या रिसोर्सेसचा विचार केला, तिथली जिल्हा योजना असेल, राज्य योजनेत मिळणारा पैसा असेल, याची कमतरता नाही आहे, ही मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येकाला माहिती आहे की शेवटचा मार्चचा महिना डीपीडीसीतले पैसे कसे तरी खर्च करून टाका अशी अवस्था अनेक वेळा आपल्यावर येते की नाहीतर पुढच्या वर्षी मिळणार नाही. त्यामुळे रिसोर्सेसची कमतरता नाहीये, पण रिसोर्सेस नीट डिप्लॉय आपण करू शकतोय का, त्याच्या डिप्लॉयमेंट करता योग्य डेटा ड्रिव्हन अशा प्रकारचे डिसिजन्स आपण करू शकतोय का, वेदर इट इज सपोर्टिंग अवर स्ट्रॅटेजिक प्लॅन, आम्ही तयार केलेल्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅन अनुरूप आमची इन्व्हेस्टमेंट आहे का, हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून महास्ट्राईडच्या माध्यमातून तशा प्रकारचा डेटा आपल्याला उपलब्ध होणार आहे. आज खरं म्हणजे प्रवीण परदेशीजी नेहमी सांगतात की आपण स्टेट लेवलचा जीएसडीपी आपला करेक्ट आहे, पण जिल्हा लेवलला आजही आपण जो जीएसडीपी या ठिकाणी मोजतो तो काही 100% करेक्ट नाही आहे. तो अनेक प्रकारचे थंब रूल वापरून या ठिकाणी आपण तयार करत असतो. पण आता ज्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी, ज्या प्रकारचा डेटा आणि त्या डेटाचं अनालिसिस करण्याचे टूल्स आपल्याला महास्ट्राईडच्या माध्यमातून मिळणार आहे, आपल्याला हळूहळू आपला एक्झॅक्ट आपलं कॉन्ट्रीब्युशन इन जीएसडीपी हे मोजता येणार आहे. आणि त्याचसोबत आपल्याला कशा प्रकारे ते वाढताय किंवा वाढवता येत आहे किंवा आपण वाढवू शकतोय हे देखील त्या ठिकाणी समजणार आहे. आणि म्हणून प्रवीण परदेशींनी खूप चांगली भूमिका एक मांडलेली आहे की एक क्लॉक आपल्याला तयार केलं पाहिजे. निश्चितपणे आपल्या मंत्रालयामध्ये आपण एक जीडीपीचं क्लॉक हे त्या ठिकाणी लावणार आहोत, जेणेकरून प्रत्येक जिल्ह्याला हे समजलं पाहिजे की त्यांना कुठे जायचं आहे आणि ते कुठे पोहोचले आहेत. जोपर्यंत अकाउंटेबिलिटी नसते तोपर्यंत मला असं वाटतं की काम करण्याकरता एक जे मोटिवेशन लागतं ते मोटिवेशन देखील मिळत नाही. आता आज बघा, आपण आपल्या सगळ्या विभागीय आयुक्तांचा या ठिकाणी सत्कार केला. खरं म्हणजे विभागीय आपल्या महसूल परिषदेमध्ये 6 विभागीय आयुक्तांना वेगवेगळे विषय आपण दिले होते की ज्या विषयांवर त्यांना काम करायचं होतं. कोणाला इज ऑफ लिव्हिंगवर काम करायचं होतं, कोणाला या ठिकाणी आपले जे डीपीसीचे जो निधी आहे त्याचं बेटर युटिलायझेशन कसं करता येईल त्याच्यावर करायचं होतं, कोणाला अगदी आपले जे काही विविध महसुली अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांचं काम हे कशा प्रकारे त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्यांचे मॅन्युअल तयार करायचे होते. असं वेगवेगळं काम आपण दिलं होतं आणि त्याकरता एक कालावधी दिला होता. पण आपली क्षमता किती चांगली आहे की शेकडो पानांचे रिपोर्ट्स हे वेळेच्या आत आमच्या 6 टीम्सने या ठिकाणी आम्हाला त्या ठिकाणी दिले. आणि म्हणून मी आपले राजेश कुमार मीणाजी या विभागाचे जे अप्पर मुख्य सचिव आहेत आणि
सगळे विभागीय आयुक्त आणि त्यांच्यासोबत काम करणारे सर्व जिल्हाधिकारी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. पण यातनं एक गोष्ट आपल्या लक्षात घेतली पाहिजे की वी डोंट नीड कन्सल्टंट्स. आय एम नॉट अगेन्स्ट कन्सल्टंट्स, वी रिक्वायर कन्सल्टंट्स, but in certain areas we are better than consultants because day in and day out we deal with the issues. त्यामुळे त्याचं जे जमिनीवरचं ज्ञान आपल्याला आहे ते कदाचित दुसऱ्या व्यक्तीला नाही आहे. म्हणून मी ज्यावेळेस आपण 150 दिवसाचा प्रोग्राम तयार केला आणि आपण विकसित महाराष्ट्र 2047चा रिपोर्ट तयार करतोय त्यावेळेस मी सगळ्यांना सांगितलं की कन्सल्टंट्स आहेत, पण कन्सल्टंट्स आर देअर टू पुट युअर आयडियाज टुगेदर. आयडिया तुमच्या आहेत, कारण तुम्हाला माहिती आहे की आपण काय करू शकतो, तुम्हाला माहिती आहे की आपण कुठपर्यंत जाऊ शकतो. यू कॅन व्हिज्युअलाइज, कारण रोज जे काम करतात त्यांना ते व्हिज्युअलायझेशन असतं, ते चित्र त्यांच्या डोळ्यासमोर येतं, त्यांना हे समजू शकतं की आपण कुठे आहोत आणि कुठे जाणं शक्य आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही जी क्षमता आपली आहे, ही क्षमता आपल्याला कशा प्रकारे त्या ठिकाणी संघटित करता येईल, ही क्षमता कशा प्रकारे आपल्याला समाजाच्या उपयोगाकरता वापरता येईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आपण हा जो एक नवीन अप्रोच आता सुरू केलेला आहे, जिल्ह्याला खऱ्या अर्थानं एक युनिट मानून, आणि एक प्रकारे तुम्ही हा विचार करा की त्या जिल्ह्यामध्ये एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीचे सीईओ तुम्ही आहात आणि त्याच्या वेगवेगळ्या डिव्हिजन्स तुम्हाला चालवायच्या आहेत. काही सोशल सेक्टरच्या डिव्हिजन्स आहेत, काही इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरच्या डिव्हिजन्स आहेत, काही हेल्थ केअरच्या डिव्हिजन्स आहेत. आणि या सगळ्या डिव्हिजन ज्या आहेत याला प्रोग्रेसिव्ह पद्धतीनं जे काही बेंचमार्क ठरवलेले आहेत त्या बेंचमार्क पर्यंत आपल्याला न्यायचं आहे. अशा प्रकारचा विचार करून आपल्या रिसोर्सेसचं डेव्हलपमेंट, डिप्लॉयमेंट आणि त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक, त्याचं चॅनलायझेशन. आज आपण पाहतो की अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूकदार हे काम करतात पण त्यांना त्रास खूप होतो. ही आपली जबाबदारी आहे की त्यांचा एक्सपिरियन्स हॅसल फ्री राहायला पाहिजे. जर आज जीएसडीपीचं मेजर कॉन्ट्रीब्युशन हे प्रायव्हेट सेक्टरच्या इन्व्हेस्टमेंटमधून येत असेल तर आपलं काम काय आहे? आपलं काम हे आहे की ती इन्व्हेस्टमेंट हॅसल फ्री झाली पाहिजे. त्याच्यामध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस याच्यावर आपण जास्तीत जास्त भर दिला पाहिजे. आपलं जे गोल आहे आपल्या डिस्ट्रिक्टचं कॉन्ट्रीब्युशन इन जीएसडीपी वाढवण्याचं, याच्यामधले खरे भागीदार ते आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना हॅसल फ्री अशा प्रकारचा व्यवहार कसा करता येईल हा प्रयत्न करणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे. म्हणून मला असं वाटतं की एक प्रकारे आपली जी कामं आहेत ती करत असताना दुसरीकडे आपल्याला एक इकोसिस्टीम देखील तयार करायची आहे की जी इकोसिस्टीम खासगी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात अट्रॅक्टिव्ह करेल आणि त्यांना हे लक्षात येईल की शासन हे आपल्या पायात पाय अडकवण्याकरता नाहीये, तर शासन आपल्याला ताकद देण्याकरता आहे, आपल्याला एक प्रकारे मदत करण्याकरता या ठिकाणी आहे. हे जरी आपण करू शकलो तरी त्यातनं खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक नवीन सुरुवात आपण करतो आहोत, एक इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंगची सुरुवात करतो आहोत. आणि मी विशेष अभिनंदन करेन मित्राच्या पूर्ण टीमचं आणि श्री प्रवीण सिंग परदेशी यांचं की ज्यांनी हा अतिशय चांगला प्रोजेक्ट या ठिकाणी कॅपॅसिटी बिल्डिंगचा तयार केला की ज्यातनं एक प्रकारचे पंख हे आपल्याला मिळणार आहे. ज्याला उडायची इच्छा आहे तो आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त उडू शकेल अशा प्रकारची व्यवस्था ही या प्रकल्पाने तयार केली आहे. आपल्याला ठरवायचं आहे की मला उडायचं आहे की नाही, मला स्वप्न पूर्ण करायचे आहे की नाही, मला माझं कॉन्ट्रीब्युशन वाढवायचं आहे की नाही. पण मी एक गोष्ट सांगतो की माझा जो अनुभव आहे तो असाच आहे की आपल्या सर्वांची क्षमता मोठी आहे आणि या क्षमतेला जेव्हा जेव्हा साथ घातली त्यावेळी आपण उत्तम रिझल्ट दिलेले आहेत. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या याच क्षमतेला मी साथ घालतो आणि आपल्याला विनंती करतो की या प्रकल्पाचा योग्य उपयोग करून आपले डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅन्स योग्य प्रकारे राबवून
चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी प्रशासनिक कार्य उभं करून आपल्या आपल्या जिल्ह्याचा शेअर हा जीएसडीपी मध्ये वाढवणे, आपल्या जिल्ह्यात समृद्धी नेणे, आपल्या जिल्ह्यामध्ये रोजगाराचे अवसर तयार करणे, हे सगळं काम आपण कराल हा विश्वास मी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, मित्राला शुभेच्छा देतो आणि वर्ल्ड बँकेच्या टीमला देखील या ठिकाणी त्यांचे देखील मनापासून आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद फडणवीस साहेब. यानंतर आभार व्यक्त करतील. बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता सामूहिक बलात्कार पर विधायक रफीकुल इस्लाम का बयान। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर विधायक और पार्टी महासचिव रफीकुल इस्लाम ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि भारत के कई राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है। रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि भारत में हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कोई भी राज्य ऐसे मामलों से अछूता नहीं है। मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता दिए जाने के बाद यह मामला प्रकाश में आया। देखिए, पूरे इंडिया में, भारत में देखिए, रोजाना हमारे बेटियों के साथ ये दरिंदगी हो रही है। हर स्टेट में, कोई स्टेट इससे खाली नहीं है। मैं सिर्फ कलकत्ता नहीं बोलूंगा, ये तो एक घटना घट गई और मीडिया वालों ने हाईलाइट किया, ठीक है, लेकिन रोजाना आप हिसाब निकाल के देखिए, क्राइम ब्रांच से आप रिपोर्ट ले लीजिए, हर स्टेट में रोजाना हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह दरिंदगी हो रही है। तो सरकारें फेल है बेटियों को और बहनों को जो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना चाहिए, सब सरकार फेल है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस या वेस्ट बंगाल नाकाम ऐसा नहीं, आसाम में भी रोजाना हो रहा है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। इस तरह घटना हर दिन हर स्टेट में इस तरह की घटना घट रही है। तो इसमें बंदिश लगनी चाहिए। बहू बेटी हमारे बहनों को सेफ्टी सिक्योरिटी उनके का बंदोबस्त जबरदस्त अंदाज में होना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी सरकार या कोई भी स्टेट सरकार है, सब फेल है। अब वेस्ट बंगाल में चूंकि इलेक्शन है, अब इस इशू को बीजेपी वालों ने कैच किया है। अब दरिंदगी करने वाले तो जो लड़के हैं वो तो स्टूडेंट है उसी कॉलेज का, किसी का बीजेपी के साथ ताल्लुक होगा, किसी का टीएमसी के साथ होगा, किसी का कांग्रेस का साथ होगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन किस पार्टी से किसका ताल्लुक है इससे मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि जो बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल से लेकर भारत के सब स्टेट में रोजाना इस तरह की घटना घट रही है। मैं जो मीडिया है, नेशनल मीडिया से मैं आग्रह करूंगा, सिर्फ बंगाल की इस घटना को उजागर करके आप मत छोड़िए। रोजाना आप क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट लीजिए, लेके जहां जहां इस तरह की घटना घट रही है उसको आप जोर शोर से मीडिया लोग उठाइए और फिर सरकार को आप लोग मजबूर कीजिए कि सरकार इस तरह की घटना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फर्स्ट ट्रैक में इन लोगों का उसका हो केस चले और जो दरिंदगी किया है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उसका सख्त से सख्त सजा हो जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में सीजेआई फडणवीस व गडकरी ने पूर्व छात्र न्यायाधीशों का सम्मान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्कूल ऑफ लॉ के पूर्व छात्र और वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विधिविदों को मान्यता देना और युवा कानून छात्रों को प्रेरित करना था। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने संबोधन में कहा है कि यह सम्मान न्याय और विधि के क्षेत्र में प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत का। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए गुजरात के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया, बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूरत दौरे के दौरान गुजरात के व्यापारियों से प्रदेश में निवेश करने और रोजगार सृजन में योगदान देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि आज हमारा रोड शो है और इस दौरान मैं गुजरात के व्यापारियों से संपर्क करने जा रहा हूं ताकि वे मध्य प्रदेश में अपना कारोबार स्थापित कर सके और हमारे लोगों को रोजगार मिले। राज्य में और विकास की संभावना, औद्योगिकरण की संभावना में मदद मिले, इस नाते से आज हमारा रोड शो है और उस दरमियान अपने राज्य की नीतियों से अवगत कराते हुए सभी क्षेत्रों में गुजरात के व्यापारी भी आकर मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए अपने संस्थान खड़े करें, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और इन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश और गुजरात भागीदार बने। इस दृष्टि से मैं आज संपर्क करने जा रहा हूँ।
उल्लेखनीय है कि बीते समय से चालू किए गए इस अभियान का पूरे देश में एक अलग संदेश है और राज्य में तो उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से हमारे राज्य की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार के रोजगार संवर्धन के काम करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खासकर कृषि क्षेत्र में भी किसानों की बेहतरी के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को खड़ा करने के लिए पूरे प्रदेश का रोडमैप बना है और हमने अपने राज्य के अंदर जैसी कृषि विकास दर है उसी प्रकार की औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। आइए मध्य प्रदेश में सभी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, महिला और किसानों की जीवन में बेहतरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ चले। मध्य प्रदेश भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसी प्रकार के विकास के कामों को बढ़ावा दे। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूरी रथ यात्रा भगदड़ पर भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने जताई संवेदना। पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह अत्यंत दुखद मामला है और इस प्रकार की भीड़ में सावधानियां बरतना चुनौतीपूर्ण होता है। बैजयंत पांडा ने कहा है कि यह दुखद बात है कि रथ यात्रा में 10-15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, जो बहुत बड़ी भीड़ है। सभी सावधानियां बरतने के बाद ऐसा हुआ है, सभी कदम उठाए जा रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले में एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजुमदार का आरोप। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने न तो उन्हें पीड़ितों से मिलने दिया और न ही घटनास्थल पर जाने की अनुमति दी। अर्चना मजुमदार ने कहा है कि पुलिस ने न तो हमें पीड़ितों से मिलने दे रही है, न ही घटनास्थल देखने दे रही है और न ही हमें कोई फोटो खींचने दे रही है। पुलिस नहीं चाहती कि हम पीड़ित परिवार से मिले। बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ा गैदरिंग है, वो 10 से 15 लाख लोग इकट्ठे होते हैं एक सड़क पर। सभी प्रकार के प्रिकॉशन लेने के बावजूद ऐसे हुआ है, बहुत दुख की बात। और कदम सब लिए जा रहे हैं। मैं कंडोलेंसेस बताना चाहूँगा जिनके देहांत हुए हैं उनके परिवार को, और जो आहत हैं वो जैसे बहुत जल्द ठीक हो जाए। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन the DC, Deputy Commissioner, who is the nodal officer of the case, she doesn't know वो कहाँ है। आज आप विक्टिम और उनकी फैमिली से भी मिलने जाने वाले थे। हाँ, वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। What do you think? क्यों नहीं आया सामने? क्यों इसको लाया नहीं गया? क्योंकि पुलिस नहीं मांगा। अगर पुलिस मांगते तो वो हमारे पास आके हमसे मिलते। जो हुआ है ये हम रिपोर्ट में बाकी काम करेंगे। एक मिनट यार, लाइव में जा रहे हैं मेरा। हो गया हो। जैसे आप बोल रहे थे कि कोलकाता पुलिस ने कल से आज तक एक अच्छा काम किया, सारे प्रोसेस में काम किया, अचानक से लग रहा था पुलिस ने कल कमीशन के चिट्ठी मिलने के बाद फटाफट 164 करवा लिया। फटाफट उनका मेडिकल लीगल जो कंप्लीट नहीं था वो हुआ। उसके बाद उनका क्राइम सीन में लाके एग्जामिनेशन हुआ। सारे काम कर लिया एक के दिन में, और उसके बाद उनको पता नहीं है कि वो कहाँ है। So funny, even a small child will laugh at this. विक्टिम की सुरक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? करेंगे, हमारे जो काम है हम करेंगे।
দেখা যাচ্ছে না একটু অর্চনা দি একটু তোমার দাদা দাদা কথা বলে दादा दादा तখন छोड़ो अभी तुम्हें मराठी अरे मैडम मैडम छोड़बे ना भाई देखছো थोड़ा रास्ता रास्ता हाँ बढ़ते अगली खबर की ओर। आदित्य ठाकरे के आरोपों पर शिंदे का पलटवार। शिवसेना यूपीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विपक्ष पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस पर एकनाथ शिंदे ने जवाब देते हुए कहा है कि जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने रघुनाथ मशेलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर 3 भाषाएं मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य किया था। अब सत्ता से बाहर होकर वे इसके विपरीत बयानबाजी कर रहे। शिंदे ने बात करते हुए बोला है कि जब वे सरकार में थे तो उन्होंने यह व्यवस्था लागू की थी, अब सरकार में नहीं है तो भूमिका बदल गई। इस प्रकार की दोमुही राजनीति करने वालों को मंत्री दादा भुसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। चाहिए दादा भुसे के ऊपर आरोप लगाए आदित्य ठाकरे ने और उनका इस्तीफे की मांग। क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि उनसे कृषि मंत्री भी नहीं संभाल रहा था और अभी शिक्षण मंत्री भी नहीं, मंत्रालय भी नहीं संभाल। देखिए, जो जिनका वीडियो प्रसिद्ध हुआ है, जो मुख्यमंत्री थे पहले, उन्होंने माशेलकर कमेटी का अहवाल स्वीकृत किया है, उसमें हिंदी अनिवार्य कर दिया है। हिंदी सक्तीची भाषा म्हणून त्याच्यामध्ये 3 भाषा मराठी, इंग्रजी, हिंदी ही अनिवार्य करा, ऐसा कमेटी का अहवाल जो है वो स्वीकृत करने वाले जब सरकार में थे तब उनकी भूमिका अलग थी, सरकार से बाहर हो गए तब भूमिका बदल गई। ऐसे दोगली राजनीति करने वाले लोग जो है उनको ये दादा भुसे का इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने, उनके ही वीडियो है, उनके ही स्टेटमेंट है, कई भाषा बच्चों ने सीखनी चाहिए, लेकिन ये इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने मराठी कंपलसरी की हुई है। आज सीबीएसई स्कूल हो, कोई भी माध्यम के स्कूल हो, महाराष्ट्र में जितने माध्यम है उसमें फर्स्ट नंबर मराठी भाषा जो है वो सिखाना चाहिए। मराठी अनिवार्य किया है, हिंदी अनिवार्य नहीं की है, और इसलिए इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान लोग हैं, जो तज्ञ लोग हैं, जो इसमें स्टेक होल्डर है, उनसे दादा भुसे स्वयं जाकर बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई भी ईगो नहीं है, और इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब मिलकर बैठकर निर्णय लेंगे
मराठी, महाराष्ट्र में मराठी को हमने प्राथमिकता दी है, मराठी का सम्मान किया है। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा इतने साल में किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया, महायुति की सरकार ने, केंद्र ने उसको तत्काल लागू किया। अखिल विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी को प्रमोट कर, मराठी को सम्मान देने के लिए उसको भी आयोजित किया। मराठी भाषा भवन हम बना रहे। तो इसलिए जो लोग सरकार में रहते हैं तब एक भूमिका अपनाते हैं, सरकार से बाहर होते हैं तो उनकी भूमिका बदल जाती है। ये जनता को पता है। मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होगा, बिल्कुल सम्मान होगा, और मराठी अनिवार्य है, हिंदी अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल रखिए। फिर भी जनता की भावनाओं से देखकर हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह मराठी का सम्मान रखकर, विद्यार्थियों का हित देखकर और महाराष्ट्र की जनता की जन भावना को देखकर ही निर्णय हम लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा रामबन के सीएमओ कमलजीत जाड़ू का बयान। अमरनाथ यात्रा 2025 के मद्देनजर रामबन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कमलजीत जाड़ू ने कहा है कि इस बार यात्रा मार्ग पर 17 मेडिकल कैंप स्थापित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने जानकारी दी है कि अमरनाथ यात्रा हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। इस बार रामबन जिले में यात्रा मार्ग पर 17 मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक मिनी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया जिसमें बेड और डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जो अमरनाथ जी यात्रा हर साल हमारी प्रायोरिटी रहती है, उसी तरह से इस साल भी हमारी वो प्रायोरिटी है। तो नाशरी से लेके नवयुगा टनल तक मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हमने 17 ऐसी जगहों में हमारे कैंप्स लगेंगे जिनमें लॉजमेंट सेंटर्स भी है, जिनमें लंगर साइट्स भी है। इन जगहों पे हमारे बाकायदा मेडिकल कैंप्स लगेंगे जहां पर हमारे मेडिकल स्टाफ डिप्यूट रहता है, उनमें डॉक्टर्स भी रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है। और इन जगहों पे हम फ्री मेडिसिन यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कहीं पर अगर प्री डायग्नोस्टिक की जरूरत है, छोटे मोटे डायग्नोस्टिक जैसे किसी को शुगर टेस्ट करना है, बीपी चेक करना है, वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं भी इन चीजों पे रहती है। इसके अलावा 2 मेन जगहों पे जैसे चंद्रकोट यात्रा निवास और लांबेर ग्राउंड में हमारे मिनी हॉस्पिटल टाइप रहते हैं। ये मिनी हॉस्पिटल मैं इसलिए कहता हूँ कि इनमें हम 4 बेडेड फैसिलिटी, इंडोर फैसिलिटी रखते हैं। एडमिशन रहता है, अगर कोई पेशेंट की जरूरत पड़ी तो वो एडमिट करते हैं हम। तो ये 4 बेडेड फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा इन जगहों पे हम फुल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी देते हैं, एक लैब बिठा के रखते हैं जिसमें टेस्ट भी वहां पर हो जाते हैं। इनके अलावा ईसीजी फैसिलिटी हम रखते हैं, ईसीजी ऑन स्पॉट हो जाता है। और इसके अलावा इस साल हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं वो हम कार्डिक मॉनिटर भी रखने वाले हैं इन दोनों जगहों पे, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। और हार्ट से रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम इमीडिएटली डायग्नोज करके फर्स्ट एड दे दें और उसके बाद टाइमली रेफर करके। इसके अलावा हर फैसिलिटी पे जैसे हमने बोला कि हम ये दोनों जगहों पे हमारी 24/7 मेडिकल फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी दोनों जगहों पे रहती है। इसके अलावा जो है नाशरी से यात्रा चलनी शुरू हो जाती है तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस उस यात्रा के साथ रखेंगे जो लामबेड़ तक चलती रहेगी, और लामबेड़ से जब वापस यात्रा आएगी उसके साथ भी हमारी एम्बुलेंस चलती रहेगी। इसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेस चंद्रकोट लंगर साइड पर भी स्टेशन रहती हैं, यात्री निवास में भी स्टेशन रहती है, लामबेड़ ग्राउंड में भी। इन एडिशन टू दिस जो ये स्टेशन एम्बुलेंसेस रहती है, इसके अलावा मूविंग एम्बुलेंसेस अलॉन्ग विद द मूविंग मेडिकल टीम्स भी हम इस बार रख रहे हैं, जो हमने इस साल नया ऐड किया है। उसको हमने नेशनल हाईवे को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। नाशरी से रामबन तक, रामबन प्रॉपर के आसपास का, आप तो रामसू से फिर आगे जाके जमलवास तक, जमलवास से फिर आगे जाके लामबेड़ तक, बानाल के आसपास का एरिया। इन जगहों पे हमारी एम्बुलेंसेज अलॉन्ग विद मोबाइल टीम्स मूवमेंट पे रहेगी, जो मूव करती रहेगी 24 घंटे। अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा हमने बैकअप का भी प्लान रखा है एम्बुलेंसेज का। अगर कहीं पर उसमें भी हमने इसको 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर कहीं पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जो है वहां से एम्बुलेंसेज रश हो जाएगी। और एट टाइम हमने उसका एक रिएक्शन टाइम रखा है कि 10 मिनट के आसपास से हमारे किसी भी इन 4 जोन्स में 7 से 8 एम्बुलेंसेज इमीडिएटली 10 मिनट में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा हमेशा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही मिलकर काम करने का। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडेंस में ही हेल्थ फैसिलिटी भी सारी चलती है। होपफुली जैसे पिछले साल भी अच्छा ही रहा था, तो हम होप करें कि इस साल भी हमारा अमरनाथ यात्रा अच्छे से निकल जाए। बढ़ते अगली खबर क्या।
बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं चाहते लोग, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि बिहार की जनता फिर से 1990 के दशक वाला जंगल राज नहीं देखना चाहती है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता आरजेडी को वोट देकर फिर से 90 के दशक का जंगल राज वापस लाना चाहेगी। पूरे बिहार को अब भी याद है कि वे अत्याचार जो लालू यादव के परिवार के शासनकाल में जनता को झेलने पड़े थे। उनके घोषित करने से वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करे। 90 का वो दशक जब इनकी पार्टी, इनके परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, वो यादें आज भी कम से कम हर उस बिहारी के जहन में है जिन्होंने 90 की उस प्रताड़ना को झेलने का काम किया। 2005 के बाद पैदा हुए बच्चे शायद उस वक्त को नहीं जानते और इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है, जैसे देश को बताना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से पूरे देश को बंदी बना दिया गया था, उसी तरीके से बिहारियों को ये बताना जरूरी है। और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बार मतदान देने जाएंगे, उनको ये बताना और उनका ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके गठबंधन ने 90 के दशक में किस तरीके से बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया। एनडीए का सीट शेयरिंग कब होगा? महागठबंधन का लगातार हो गया सर, चुनाव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं। हाजीपुर कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है उस तरीके से। इसको एनआरसी लागू करना नहीं कहते, ये समय समय पर इस तरीके से ये इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। किसी तरीके का इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वोटर आईडी को जब्त किया जाए, जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ठीक से पहचान की जाए। समय समय पर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब हर चीज को एक राजनीतिक रंग दे देना, ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। इनको किसी व्यवस्था पे, किसी संस्थान पे इनका विश्वास बचा ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग देश को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे। जो सिंपल प्रोसेसेस जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे जिनको अपनाया जाता रहा है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बात तो तय है कि फिर महागठबंधन ने अपनी हार मान लिया। अब हार के बहाने ढूंढने का कार्य इनके नेता, इनके दल के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ती अगली खबर की ओर। पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ी, बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर लगाया हमला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब में पिछले 8 वर्षों से सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इन सरकारों की नीतियों के कारण राज्य अपराध के आग में जल रहा है। तरुण चुग ने कहा है कि आप और कांग्रेस पिछले 8 सालों से पंजाब में शासन कर रही है, लेकिन राज्य को अपराध की आग में धकेल दिया गया है। आपका शासन सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए है, जनता के हित के लिए नहीं। भाजपा नशों के सौदागर, नशा बेचने वालों, उनके खिलाफ डट कर खड़ी है। कोई सौदागर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन नक्शों के नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पिछले 8.5 साल से पंजाब में आपदा और कापदा की सरकार चलती आ रही है। 2017 के बाद पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ना सरकार में है, ना किसी सरकार की सपोर्ट कर रही। पहले कांग्रेस और अब आपदा पार्टी सत्ता में आई है। नशे पर नियंत्रण तो दूर, पंजाब को अपराध, माफिया और अराजकता की आग में झोंक दिया गया है। मेरा आपदा पार्टी से एक ही सवाल है, अगर मजीठिया दोषी थे तो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने मजीठिया से स्वयं कोर्ट में लिखित माफी क्यों मांगी? अब वही आपदा सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई का नाटक कर रही है। यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति सिर्फ बदले
और अखबार की सुर्खियों के लिए है, जनहित के लिए नहीं। आज पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। गैंगस्टर खुले घूम रहे हैं, नशा माफिया बेलगाम है और मुख्यमंत्री मान विज्ञापन और केजरीवाल की आओ भगत में व्यस्त हैं और पूरा पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर त्रस्त है। पंजाब को टूरिज्म पोस्टर नहीं, ठोस शासन चाहिए। देश में जहां भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां कानून का राज चलता है, वहां माफिया की कमर तोड़ी जाती है। लेकिन पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल के शासन में पंजाब। बढ़ती अगली खबर क्या, जैसलमेर सीमा पर मिले पाकिस्तानी नागरिकों के शवों की जांच जारी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 2 पाकिस्तानी नागरिकों के शव मिलने की घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि कल सुबह करीब 11 बजे एक स्थानीय निवासी ने सूचना दी कि सीमा से कुछ किलोमीटर दूर एक युवती का शव मिला है। आज बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी पूरे इलाके की जांच कर रहे हैं। एसपी ने कहा है कि प्राथमिक जांच में मृतक युवक और युवती प्रतीत होते हैं और उनकी पहचान पाकिस्तान की। उनके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन और एक खाली पानी की बोतल मिली है। शुरुआती जांच से पता चलता कि दोनों की मौत निर्जलीकरण से हुई होगी। देखिए, कल लगभग 11 बजे के आसपास शिवनाथ सिंह राजपूत नाम के एक लोकल ने तनोट थाने पे सूचना दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर एक युवक व्यक्ति की लाश मिली है। उस पर सीओ जैसलमेर मौके पे पहुंचे। एफएसएल टीम, एमओपी टीम को हमने वहां पर रवाना किया। बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। आज डीआईजी बीएसएफ भी मौका मुआयना कर रहे हैं और जो आसपास का इलाका है उसे चेक कर रहे हैं। इसके अलावा एफआरओ और जो बाकी एजेंसी से उनसे भी हमने कोऑर्डिनेट किया है। प्रथम दृष्टया ये दोनों युवती है, इनका आईडी पाकिस्तान का है। इनके पास एक मोबाइल भी मिला है जिसमें कि पाकिस्तानी सिम है। युवक के पास में एक जरिकिन पड़ा हुआ था जो पानी का था। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि डिहाइड्रेशन से युवक व्यक्ति की मौत हुई है, परंतु पोस्टमार्टम बोर्ड से होकर के आगे पता चलेगा कि किस तरह से उनकी डेथ हुई है। सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का मामला है, तो गंभीरता से लेकर के सभी एजेंसी से हमें अच्छा कोऑर्डिनेशन मिल रहा है। देखिए, इस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। बीएसएफ के अधिकारी भी इसमें जुटे हुए हैं और पूरी विस्तृत जानकारी एक बार अनुसंधान के बाद बता पाए। मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री से क्रॉस कर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की बॉडी मिली है। और देखिए, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इंडिया इलीगली यहाँ पर आए हो और पाकिस्तान जाने का प्रयास कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हो। हालांकि उसके चांसेस काफी कम है, और क्योंकि बॉडी पुरानी है, उसके बाद आंधियां भी आई हैं और बारिश भी हुई है, तो कोई पैरों के निशान पुलिस को नहीं मिले। परंतु हम लोग और भी अपने टेक्निकल सोर्स से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से पता कर रहे हैं किस रास्ते से हुआ है। क्या लवर सोचते हैं प्रेमी का हो सकते हैं? देखिए, इस संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है। अभी फिलहाल कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। और कारण क्या हो सकता है जो बॉडी पूरी काली पड़ी हुई थी? देखिए, वो तो अल्टीमेटली डेथ के काफी दिनों बाद जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं वही हुए, और उसी से कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ क्या रहा है वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। उनके नाम और देखिए, दोनों की आईडीज हमें मिल गई है, परंतु अभी क्योंकि प्रकरण जैर अनुसंधान ज्यादा जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। और जो आईडीज मिली है वो पाकिस्तान बेस्ड है और 2023 में इश्यू हुई है, तो उसमें विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? मृत्यु कारण प्रथम दृष्टया तो डिहाइड्रेशन ही लग रहा है, क्योंकि जो युवक है उसके पास में लगभग एक जरिकिन पड़ा है जिसमें कि पानी खाली था। हो सकता है कि वो लंबी दूरी उन्होंने तय की हो, रास्ता भटक गए हो, इसके भी चांसेस है। उस पर यहाँ उनके जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हम लोग मेडिकल से कराएंगे और मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम कराएंगे। उस संदर्भ में तहरीर हमने दे दी है। एक अंतिम बात, एफआरओ से पता करने की बात की हो सकता है यहाँ से। देखिए, एफआरओ और बीएसएफ के अधिकारियों से हमें एक्टिव कोऑपरेशन मिल रहा है, और दोनों एजेंसीज, उसके अलावा और भी एजेंसी से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन। बढ़ती अगली खबर की ओर। अनंतनाग में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी परिवारों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अनंतनाग में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी नागरिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ
संघर्ष में राज्य प्रशासन पूरी तरह सजग है और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। आप लोगों का दर्द जानने के लिए अली साहब मौजूद हैं, तो इनकी इज्जत अफजाई बनती है। ये इज्जत काबिल इज्जत है और सेव यूथ सेव फ्यूचर की जानिब से जो मुदस्सिर साहब, हनीका मैम, सर से गुजार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कश्मीर की सरजमी है, मोहब्बत की सरजमी है और इस मोहब्बत की सरजमी से मोहब्बत का ही पैगाम जाएगा और मेजबानों की सरजमी है। आपका वेलकम करने के लिए फॉर्मल वेलकम एड्रेस के लिए आपके सामने आ रही है मिस सलीका नजीर, प्रेसिडेंट मोहम्मद स्विंग सेव यूथ सेव। हमारा खून भी शामिल है कताए में जब बाहर आए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, respected dignitaries on the stage, and most importantly, the brave survivors and families of victims of terrorism. Assalamu alaikum, adab, and a very warm welcome to all of you. I am Anika Nazir. Women, please are not forgotten. Your resilience is a reminder to all of us that hope and home to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha ji, for gracing us with his presence. Sir, your support that aim to build peace, restore dignity, and create opportunity in our society. Future Foundation, under the visionary leadership of Mr. Wajahat Farooq Bhatt, whose tireless commitment has shaped this movement for justice, empowerment and peace. Mr. Mudassir Ahmed Dar, whose work on ground continues to inspire hope in some of the most affected areas. We have worked extensively across Jammu and Kashmir to rehabilitate victims, counter radicalization through education and awareness, and in areas marred by terrorism, our teams have actively worked to restore the social fabric. We build trust and offer psychological workshops to supporting livelihood opportunities for widows and orphans. Our mission has always been bring peace and to work hand in hand for a Kashmir that thrives in peace, dignity and shared life. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू अनिका नजीर। सर, सेव यूथ सेव फ्यूचर का ये शेवा है, ये मैनिफेस्टो है। मेन स्ट्रीम की सियासतदान हूं, मैं कोई सियासत की बात नहीं करूंगा बिकॉज हम सियासत से बहुत दूर है, पर हक की बात करूंगा। हमने उनके जनाजे पढ़े हैं, सेलिब्रेट किए हैं, उनको अपने शोहदा माने, जिनकी वजह से ये फैमिली यहां पे है। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, यहां तक कि किसी के बच्चे और किसी की मां, उनको देवर किल्ड जस्ट बिकॉज उनका एक ही मकसद था कि वो अपने बच्चों को बढ़ा दे। आफ्टर दैट, उनके मरने के बाद जिन्होंने उनको मारा, कत्ल किया, एंड दे वर रिप्रेजेंटिंग। सबसे वो बात कहता हूं कि वो हमारे दर्द दुख सुनने के लिए यहाँ पर आया। हमें वो दर्द साहब जो दर्द अभी तक हमने शायद नहीं किए। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के लिए शिलांग एसआईटी टीम पहुंची। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के लिए शिलांग से एसआईटी टीम इंदौर पहुंची है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश
दंडोतिया ने बताया कि टीम ने आरोपी शिलोंग जेम्स की 6 दिन की रिमांड लेकर जांच को और तेजी दी है। राजेश दंडोतिया ने कहा कि हमारी क्राइम ब्रांच टीम शिलांग एसआईटी की मदद कर रही है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। एसआईटी टीम के आने से इस मामले की जांच और प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, शिलोंग की एसआईटी की जो टीम है, जो राय रघुवंशी मर्डर में, वो टीम यहाँ पर इंदौर आई है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके द्वारा 6 दिन का शिलोंग का पुलिस रिमांड लिया गया था वहाँ पर शिलोंग में, और उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंदौर आई हुई है, जहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। अभी फिलहाल जो साथ में ये जो पीआर पर पुलिस रिमांड पर आरोपी है शिलोंग जेम्स, उसको साथ लेकर आई है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो फिलहाल सनौल के घर पर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल नाइट में गई थी, और अभी इन्वेस्टिगेशन वो इंदौर में ही रुके हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अभी फिलहाल इस तरह की कोई चीज उनके द्वारा कोई भी इस तरह की बात शेयर नहीं की गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट एसआईटी टीम उसको देख रही है। अभी फिलहाल इंदौर में है, और उनकी 2 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल्स और साथ में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम उनके साथ असिस्ट कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में झुग्गी तोड़ने पर भाजपा सरकार की निंदा की। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ जारी आपके विरोध के बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि भाजपा को भूलकर भी वोट न दे, क्योंकि उनकी नजर लोगों की जमीन पर है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि 1 साल के अंदर ये आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे, लेकिन 5 महीने में ही दिल्ली बर्बाद कर दिया। बुलडोजर चलाकर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ रहे हैं। इतनी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में गरीबों को सड़क पर चलने लायक भी नहीं छोड़ा गया। मेरे को याद है, चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए बेबस कर रहे हैं। बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों के स्कूल जाना बंद हो गया। गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आपकी एक झुग्गी वाला जहां रहता है, उसी के आसपास वो अपना रोजगार करता है। घर की महिला आसपास किसी के घर जाके काम करती है, उसका आदमी कहीं ड्राइवर की, सिक्योरिटी की नौकरी करता है। झुग्गी टूट जाती है तो उसका रोजगार भी बर्बाद हो जाता है, वो रोजगार भी उसका चला जाता है। दोस्तों, एक तरह से इन्होंने खोलते हुए तेल के अंदर हमारे झुग्गी वालों को, गरीबों के अंदर इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, आप याद करो। बढ़ते अगली खबर क्या? जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने सांख्यिकी में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज एक समारोह में उन सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी जिन्हें राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सम्मान सांख्यिकी के महत्व को उजागर करता है और राज्य में इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस कार्यक्रम में स्टेट हिस्टोरिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान एचडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के विमोचन और एचडीजी वेबसाइट 2.0 लॉन्च किए जाने पर मैं विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इनसे राज्य का डेटा प्रोफाइल सुदृढ़ होगा और विभिन्न हितधारकों को आवश्यक डेटा सुगमता से प्राप्त
हो सकेगा। आज के समारोह में राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले कार्मिकों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगामी वर्ष में जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में अपने सुदृढ़ एवं तंत्र एवं कार्मिकों के समर्पण से राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से संपादित करेंगे। प्रोफेसर महालनोबिस ने कहा था कि सांख्यिकी का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक विकास नहीं है बल्कि मानव कल्याण भी है, जिससे कि हम उन सारी योजना को आंकड़ा देते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचा सके। हमें इस उद्देश्य को अपना मार्गदर्शक मानते हुए विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका को अधिक मजबूत करें और इस बात का संकल्प लें कि हम आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता को और अधिक सशक्त बनाएंगे। मेरा मानना है कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्मिक एआई, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, बिग डाटा जैसे तेजी से उभरते हुए क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करें। साथियों, आइए हम सब मिलकर सही आंकड़े, सही नीति, सही विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, राजस्थान को सांख्यिकी में अग्रणी बनाएं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकें। क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके आधार पर एक जनमानस के हृदय में सरकार से जो इच्छा और अपेक्षा रहती है, उस इच्छा और अपेक्षा की हम पूर्ति कर सकें। कि आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे इन सभी क्षेत्रों में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका के साथ, जैसा मेरे को बताया, बहुत ही ऐसे हमारे सभी अधिकारी हैं जो उनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने जो जिस स्तर से वो आए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राज्य की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सभी आज यहां पधारे हैं और एक बार जो सम्मानित हुए हैं उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से सांख्यिकी के क्षेत्र में आपकी ये सेवाएं राज्य के विकास में सहयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण कर गुड गवर्नेंस की नींव सुनिश्चित कर प्रदेश वासियों की खुशियों को बहुगुणित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब आज के दिवस की स्मृतियां हमारे अतिथियों के ज़हन में हमेशा संजोई रहे, इसके लिए निवेदन श्री भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गेस्ट ऑफ ऑनर प्रदान कर उनका सम्मान करें, स्वागत करें और स्मृतियां वे सहेज रखें। के अधिकारी निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जयपुर श्री अंकित कुमार यादव जी, आपने खरीफ रबी एवं जायद रबी की प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल अनुमान, उत्पादन एवं उपज के अग्रिम अनुमान राजस्व पोर्टल के माध्यम से तैयार करने और कृषि सांख्यिकी राजस्थान प्रकाशन तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री अंकित कुमार यादव जी। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर श्री हिमांशु पारीक जी, आप द्वारा वर्ष 2021 से सांख्यिकी विभाग योजना भवन में केयर टेकिंग से संबंधित कार्य जैसे विभागीय कार्यों से संबंधित विभिन्न बैठकों। बढ़ते अगली खबर क्या।
उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच यूपीएससी परीक्षाएं जारी। खराब मौसम के बावजूद उत्तराखंड में यूपीएससी परीक्षाएं सही तरीके से आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रशासन ने कुछ जिलों में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। धामी ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत पिछले साल से बेहतर है। सभी जिलाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। बड़कोट के पास, कालीगढ़ के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। परीक्षाएं जो यूपीएससी की हो रही थी वो ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों ने कहीं कहीं पर रुद्रप्रयाग जनपद में, अन्य जनपदों में जहां छात्रों को या परीक्षार्थियों को पहुंचाना था उनको पहुंचाया भी है और खराब मौसम के बावजूद जो परसेंटेज है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का वो गत वर्ष से अच्छा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार, हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी नाले, गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर जनरेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे और अलर्ट मोड पर रहेंगे। मार्ग देखिए बहुत सारे स्थानों पर बंद हुआ है, लेकिन उसको तत्काल खोलने का काम भी चल रहा है। जल्दी जल्दी खुल जाएंगे और उत्तरकाशी में भी जो मार्ग है अगले मुझे लगता है 12-14 घंटे में सामान्य होने की संभावना है। इसी प्रकार से अन्य मार्ग भी जहाँ भी बंद हुए हैं उनको खोला जा रहा है। जेसीबीयां काम कर रही हैं। अन्य जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियां हमारी सब काम कर रही हैं। बढ़ती हुई खबर की ओर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर झुग्गीवासियों के खिलाफ नरमी न दिखाने का आरोप लगाया। दिल्ली में झुग्गियों के तोड़े जाने के खिलाफ आपके विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया है। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि जब भाजपा महामारी के दौरान हर व्यक्ति की सुरक्षा और भोजन आश्रय की व्यवस्था कर रही थी, तब वे झुग्गीवासियों को दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को साफ करना चाहिए कि क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में झुग्गीवासियों के लिए एक भी घर बनाया है। जो जनसभा झुग्गी वालों के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाई, 11 बजे तक उसकी वस्तुस्थिति ये थी और जोड़ तोड़ करके अपने किराए के टट्टुओं को बुलाकर वो जिस तरह के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए था कि जब कोविड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक आदमी को बचाने का काम, उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम कर रही थी, उस समय यही केजरीवाल
इन झुग्गी वालों को दिल्ली से भगाने की योजना बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या? और नरेला में जो 50,000 मकान बने थे उसे खंडर कर दिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं दिया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालकाजी में, कलिंगर कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वालों को देने की बात कर रही है तो इन्हें तकलीफ होती है। और जिस तरह से ये पिछले 1 महीने से झूठा आरोप लगा रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल ने समय रहते उसकी सरकार ने कोर्ट में नियमित अवधि पर दिल्ली की सरकार के नाते अपना संवैधानिक दायित्व पूरा किया होता तो जो ऑर्डर कोर्ट ने झुग्गियों को तोड़ने के जहां भी 1-2 जगह हुआ है वो भी नहीं होता। मैं तो एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आज जो भाषा अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके आवास के बारे में बोली है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि इनके अंदर का नक्सलवाद अभी भी उबाले मारता है और सभ्य समाज में ऐसे नक्सलियों की कोई जरूरत नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल की हताशा हम समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो उनको आज तक कबूल नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पेशी लगा रहे हैं। सांस घोटाले में सौरभ भारद्वाज भी पेशी के लिए बुलाए जा रहे हैं और उन बातों से ध्यान भटकाने के लिए अब ये झुग्गी वालों की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कट्टर बेईमान झाड़ू निशान को नकार चुकी है और इनकी हताशा, इनकी निराशा इनके बयानों से। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिए जाने का कारण नहीं बताया गया। कोलकाता पुलिस द्वारा सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिए जाने पर पश्चिम बंगाल भाजपा विधि विभाग के संयोजक तरुण ज्योति तिवारी कहते हैं कि सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। हम केवल कारण जानना चाहते हैं। किसी सांसद को बिना कारण हिरासत में लिया जाता है और नियम के अनुसार अगर किसी सांसद को पूरी रात हिरासत में रखा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्हें उचित भोजन नहीं दिया जा रहा है, वे किसी नियम का पालन नहीं कर रहे। सुकांत मजूमदार का जो कार्यक्रम था वहां से उनको डिटेन किया गया। क्यों डिटेन किया गया, किस लिए डिटेन किया गया, कोई रीजन नहीं है। एक प्रोग्राम तो ऐसा भी था, एक इन्विटेशन में वो जा रहे थे, हैपन टू बी अ हाउस बिसाइड ममता बनर्जीज हाउस, वहां पे जाना नहीं दिया गया उनको, वहां से अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट जिसने इनवाइट किया था उनको, वो डॉक्टर साहब, उनको भी अरेस्ट किया गया। तो ये रेगुलर हो रहा है। तो हम लोगों का दावा इतना ही है, क्यों अरेस्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो बोल दीजिए। इन वेस्ट बंगाल एनएचआरसी का रिपोर्ट हम लोगों को याद है 21 में जो फाइल हुआ था, इन वेस्ट बंगाल रूल ऑफ रूलर इज प्रिवेलिंग, नॉट रूल ऑफ लॉ। दिस इज रूल ऑफ रूलर। एमपी एक अरेस्टेड है विदाउट एनी रीजन, कभी भी उनको डिटेन किया जा रहा है। उनका फ्री मूवमेंट जो आर्टिकल 21 गारंटी करता है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और डिटेन करने के बाद आपको मालूम होगा एज पर रूल, अगर रात भर रुक के रख गया कोई एमपी को तो लोकसभा के अध्यक्ष को बोलना चाहिए, प्रोफॉर्मा में अप्रूव फॉर्मेट में इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म नहीं किया गया, पुलिस बोल रहा है आप निकल जाओ पीआर बॉन्ड साइन करके। डॉक्टर मजूमदार इज सेइंग हम लोगों का कार्यकर्ता के साथ हमेशा ये होता है, सारी रात विदाउट रीजन उनको रोक के रखता है पुलिस। सो आई विल बी हियर। और अंदर में जो हालत है, क्या बोले आपको, बात भी हुआ हम लोगों के साथ, दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर फूड, टॉयलेट नहीं है, एक बंदा बीमार है, उनका मेडिसिन है, मेडिसिन भी नहीं दिया गया। तो सिचुएशन यही है। तो बेसिकली दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल। वो एनएचआरसी का रिपोर्ट जो था वही हो गया। हियर रूल ऑफ रूलर इज प्रिवेलिंग, नॉट रूल ऑफ लॉ। आप लोग लीगल क्या मूवमेंट करेंगे? हाँ, लीगल मूवमेंट करेंगे। देखिए, ये पुलिस ओवर्ट एक्शन का केस है, एब्सोल्युटली पुलिस ओवर्ट एक्शन का केस है। तो हम इसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे। मंडे, कल कोर्ट तो बंद है, मंडे होगा, तो मंडे लाइकली ऑन मंडे और ट्यूसडे विल फाइल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टेटिंग अबाउट ऑल द इलीगल एक्टिविटीज। उन लोगों को डॉक्टर मजूमदार हम लोगों का कार्यकर्ता जहां जहां से डिटेन किया गया पूरा हिस्ट्री देंगे। बजबाज का इंसिडेंट भी मेंशन करेंगे। एक जेड कैटेगरी सिक्योरिटी होल्डर वहां पे गया, उनके साथ कॉन्वॉय में जो गाड़ी था उनके ऊपर अटैक हुआ। पूरा इंसिडेंट हमको लेके पुलिस ओवर्ट एक्शन के लिए करेंगे। जो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, देखिए ममता दी आज है कल नहीं रहेगी, तो सरकार तो जाने वाली है। पुलिस लोग तो काम करते हैं ना, सर्विस बुक भी होता है, सर्विस बुक में ऐसा दाग पड़ेगा, इन लोग को याद रहेगा। बढ़ती अगली खबर की ओर। अंतरिक्ष से भारत देखना गर्व की बात, शुभांशु की पीएम मोदी से दिल छू लेने वाली बातचीत। पीएम मोदी ने शनिवार को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। बता दें कि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर है। वो वहां पर 14 दिन रहने वाले हैं।
शुभांशु शुक्ला गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। इससे वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के 28 घंटे बाद एक्सियोम 4 मिशन सफलतापूर्वक परिक्रमा कर रही है, प्रयोगशाला से जुड़ गया है। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष स्टेशन पर गए शुभांशु से बात की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी। नमस्कार, आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ, परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं
और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक को भी जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, तो छोड़ के दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो जाता है। भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी। भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का। और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीजों में। तो दोनों चीजें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर।
सो अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूंगा तो पहले ये बताऊंगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक चीज जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आज आए या कल आए पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुभांशु, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये संदेश एक प्रेरणा देगा। और जब हम आपके जाने से पहले मिले थे, आपका परिवारजन के भी दर्शन करने का अवसर मिला था और मैं देख रहा हूं कि आपके परिवारजन भी सभी उतने ही भावुक है, उत्साह से भरे हुए हैं। शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं जानता हूं आपके जिम में बहुत काम है और 28,000 किलोमीटर की स्पीड से काम कर रहे हैं आपको, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं
कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। मैं चाहता हूं, कुछ और भी सुनने की इच्छा है आपके मन में, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी, तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। और ये बात हमेशा अगर आपने मन में रखी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना भविष्य उजागर करेंगे और आप हमारे देश का भविष्य उजागर करेंगे। और बस मेरा यही मैसेज है प्रधानमंत्री जी। और मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूं कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का। जो ये देख पा रहे हैं, ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। शुभांशु, मैं आपको और आपके सभी साथियों को आपके मिशन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, मां भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं और आपको इस कठोर परिश्रम करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। और सारे 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और स्पेस से सबके लिए भारत माता की जय। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। कोलकाता में कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ऐसी घटनाएं होती हैं, सभी पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले होते हैं। ये विकृत पुरुष फिर सड़कों पर निकल आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और मौत की सजा की मांग करते हैं। उनके इस बयान ने मामले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं जन्म दी है और विवाद बना हुआ है। कुछ पुरुष विकृत मानसिकता के होते हैं, जिनके कारण इस तरह की घटनाएं घटती है। सब पुरुष नहीं होता है, कुछ पुरुष तो है। और वही विकृत मानुष को पुरुष आपको रात जागो में वो लोग हटता है, मिছিল करता है, बोलता है फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। रात जागो दिन जागो। अब वक्त हो चला जिसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं